हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आपने 12th पास आउट करा है अभी अभी, तो आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि ये CUET एग्ज़ाम आखिर क्या है, तो मैं CUET एग्ज़ाम कैसे दे सकता हूँ और इसे देने के बाद हम एडमिशन कैसे लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में। तो आपको A to Z पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट शुरू से एंड तक कंप्लीट बने रहिएगा एंड अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आज के इस वीडियो में सब कुछ जानने वाले हैं किसके बारे में, CUET के बारे में, है ना। ऑल अबाउट CUET, है ना। CUET UG के नाम से ये कोर्स, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि जाना जाता है। CUET की फुल फॉर्म आप सबसे पहले समझिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, है ना। कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कॉमन कर दिया सभी यूनिवर्सिटीज़ को, और उनका जो है एक टेस्ट लिया गया जिसका नाम है एंट्रेंस टेस्ट, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, CUET। और UG का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स, है ना। तो UG के लिए होता है और एक PG के लिए भी होता है, लेकिन UG वाले 12th वाले दे सकते हैं और PG वाले जो है ग्रेजुएशन वाले दे सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम CUET UG के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आखिर ये एग्ज़ाम क्यों निकाला गया है ना, आपके दिमाग में ये भी डाउट आया होगा। तो देखिए, पहले क्या होता था, जो यूनिवर्सिटीज़ होती थी वो अपने अपने एंट्रेंस टेस्ट अलग अलग लिया करती थी। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, BHU हो गई, JNU हो गई, है ना। तो इस तरह से जो यूनिवर्सिटीज़ थी तो वो अपने अपने अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट लेती थी। तो इससे होता क्या था, स्टूडेंट्स को अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था, अलग अलग फ़ीस देनी पड़ती थी, अलग अलग सिलेबस पढ़ना पड़ता था, और उनका जो है अलग अलग रिजल्ट आता था। तो इस तरह से जो काफ़ी खिचड़ी बन जाती थी, है ना। तो इसलिए जो है ये एक एग्ज़ाम निकाला गया जिसका नाम है CUET। तो इसमें होता क्या है, इसमें जितनी भी यूनिवर्सिटी थे, सब तो नहीं है बट 250 से ज़्यादा, है ना, 250 प्लस यूनिवर्सिटीज़ को इस एग्ज़ाम के द्वारा जो है एडमिशन दिया जाता है। तो ये जो CUET एग्ज़ाम है, इसमें 250 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे आपने सुना होगा JEE का नाम, है ना, JEE मेंस। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी आप जो है कॉलेज में एडमिशन लेते हो, IIT में, है ना। तो उसमें जो है कम है कॉलेजेस, बस उससे ज़्यादा सीट्स तो इसमें है ना, क्योंकि इसमें कॉलेजेस ज़्यादा हैं, 250 कॉलेजेस हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये 2022 से लगभग शुरू हुआ है ये एग्ज़ाम। तो अब आप इसे एग्ज़ाम को दे सकते हो। तो हम बिल्कुल सारी चीज़ें समझने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैं लिख करके लाया हूँ। तो CUET के बारे में आपको मोटे मोटी जानकारी तो हो गई कि आखिर ये है क्या, एग्ज़ाम किस तरह का है ना। अब हम बात करते हैं CUET क्या है, इसके बारे में तो हमने जान लिया। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसमें जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना। तो इसमें से जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी पढ़ाई की है ना। तो इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये भी जो है इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो, किसके थ्रू, CUET के थ्रू, है ना। तो CUET के थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में BHU, JNU, AMU, इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ये एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। एंड इससे भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बट जो मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी है। एंड इसके बाद मैं बात करूँगा फॉर्म फिलिंग की, है ना। फॉर्म फिलिंग की बात करते हैं कि फॉर्म कब फिल किए जाते हैं, कब इसका एग्ज़ाम होता है, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, फॉर्म फिलिंग कब होते हैं, तो फेब से मार्च, है ना। जो फरवरी है उससे मार्च, यानी फरवरी और मार्च के बीच में ही आपके क्या होंगे, फॉर्म फिलिंग होंगे। एंड जो आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट के बारे में आप जान लीजिए। वेबसाइट दो हैं, एक NTA, है ना। ये जो CUET का एग्ज़ाम है ना, वो NTA ही कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आपको नाम पता होगा। तो ये जो है जो आपका JEE मेंस हो गया, नीट हो गया, CUET हो गया, तो इस तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं ना बड़े बड़े, वो NTA ही कंडक्ट कराती है। ठीक, तो NTA का नाम आप जान लीजिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, है ना। तो ये दो वेबसाइट इसकी हैं जो कि CUET के फॉर्म को आप भर सकते हो। कोई कभी बिजी होती है तो दूसरे पर जाइएगा। तो देखिए, NTA.ac.in एंड CUET.samarth.ac.in, ये जो है आपकी क्या है, वेबसाइट है। तो इन्हें आप अपने दिमाग में रखिएगा एंड स्क्रीनशॉट इसका पूरे का ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है। एंड वेबसाइट के बारे में भी आपने जान लिया, फॉर्म फिलिंग के बारे में भी आप जान लिया। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म कौन भर सकता है ना। फॉर्म कौन कौन भर सकता है, कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, 12th के आधार पर ही इसमें एडमिशन होगा, है ना। 12th आपने पास आउट कर लिए, देन इसके बाद आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे पढ़ाई करने के लिए, है ना, डिग्री कोर्सेज़ करेंगे। कोर्सेज़ बहुत सारे होते हैं,
तो ये जो CUET एग्ज़ाम है ये इसीलिए बना है 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए। पहले क्या होता था, मेरिट के आधार पर भी एडमिशन होते थे, तो मेरिट के आधार पर होते थे। तो इसमें क्या फंडा था, जैसे कि मान लीजिए यूपी में जो है कॉपी जो चेक होती हैं बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल से चेक होती हैं, है ना। वहाँ पर बहुत यूपी बोर्ड को सबसे मुश्किल बोर्ड बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉपी बिल्कुल देख कर ही चेक की जाती है। लेकिन और बोर्ड जैसे CBSE हो गया, इनमें जो है थोड़े ऊपर से कॉपी चेक हो जाती है, तो वहाँ पर परसेंटेज ज़्यादा बन जाती है और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट की परसेंटेज थोड़ी कम बनती है। तो इस वजह से जो परसेंटेज का क्राइटेरिया था, तो इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो पाता था। तो इसलिए जो है CUET को एग्ज़ाम लाया गया है। इससे क्या है, सभी स्टूडेंट्स को बराबर जो है अपॉर्चुनिटी मिली है। यानी कि एक एग्ज़ाम निकाल दिया CUET, इस एग्ज़ाम को दो, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, एग्ज़ाम को दो, क्वालिफाई करो और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लो, बस सिंपल। अगर ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ थी तो ज़्यादा फॉर्म भरने पड़ते थे। अब क्या करना है, सिर्फ एक फॉर्म भरना है, एक एग्ज़ाम निकालना है, एक सिलेबस पढ़ना है और अगर क्वालिफाई करते हो तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। कितना आसान है ना। तो यहाँ पर आप देखिए 12th पास के लिए है और अपियरिंग, जो 12th में अपियर है ना, जैसे कि कभी कभी रिजल्ट नहीं आता है तो उन्हें अपियरिंग कहते हैं। आपने 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम दे दिया और रिजल्ट नहीं आया, तब भी आप फॉर्म को भर सकते हो, है ना। तो ये जो है 12th पास और अपियरिंग के लिए होता है, ये फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की, जो कि मैंने आपको बताया था ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़, एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होता है, तो यहाँ पर आप देखिए लास्ट वीक ऑफ फरवरी, जो फरवरी के लास्ट वीक होता है ना, उसमें जो है NTA द्वारा CUET के फॉर्म को रिलीज़ किया जाता है ना। एंड इसकी एक लास्ट डेट भी होती है, जैसे कि रिलीज़ हुआ तो फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट क्या होती है, तो लास्ट डेट इसकी ज़्यादातर जो है गई हुई है अभी तक फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, है ना। अप्रैल के फर्स्ट वीक तक रहती है। इससे ज़्यादा अगर आप लेट कर देते हो तो फॉर्म की लास्ट डेट निकल जाएगी और आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये भी आप याद रखिएगा, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल इसकी लास्ट डेट होती है। इसके बाद एग्ज़ाम डेट क्या होती है ना। आपने फॉर्म भर दिया, सिलेबस पढ़ लिया, तैयारी कर ली, अब बात आती है एग्ज़ाम कब देना होगा, है ना। तो एग्ज़ाम इसका जो है 3rd वीक ऑफ मई में होता है, जो 3rd वीक ऑफ मई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एंड इसके बाद जो आपकी रिज़ल्ट है, अब आपने एग्ज़ाम भी दे दिया मान लीजिए, तो आप रिज़ल्ट का वेट करेंगे। तो रिज़ल्ट कब आता है इसका, तो इसका रिज़ल्ट लास्ट वीक ऑफ जून में आता है ना। जून के लास्ट वीक में आपको इसका रिज़ल्ट भी देखने को मिल जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये एग्ज़ाम किस मोड में होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। तो ये जो एग्ज़ाम है ये दोनों मोड में होता है ना। अभी तक तो दोनों मोड में होता है, लेकिन आगे जाकर ये ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाए ये कह नहीं सकते। तो अगर आगे जाकर सिर्फ ऑनलाइन में हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है ना। फिलहाल में अभी जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रहा है ना। ऑनलाइन भी हो सकता है CBT मोड और ऑफलाइन भी हो सकता है पेन पेपर मोड। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इतनी बातें आपको अच्छे से क्लियर है, बिल्कुल। अब इसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर, यानी कि आप इसमें जो है मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर दे सकते हो। अब देखिए कौन कौन से, यहाँ पर मैंने जो लिखा है ना ब्लू कलर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। 4 और 5 डोमेन सब्जेक्ट्स। अब डोमेन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस तरह के जो होते हैं क्या होते हैं, डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, डोमेन सब्जेक्ट कहते हैं। और आर्ट्स वालों के अलग होते हैं और कॉमर्स वालों के अलग होते हैं, है ना। एंड इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट, जो जनरल टेस्ट होता है वो आपका इंक्लूड होगा इसी में। एंड 1 और 2 लैंग्वेजेस। अब देखिए इसमें होता क्या है, मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर की बात कर रहे हैं, तो 6 कैसे होंगे, आप 4 या 5 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए, 1 जनरल टेस्ट ले लीजिए और 1 या 2 आप क्या करेंगे, लैंग्वेज सब्जेक्ट लेंगे, है ना। तो इस तरह से आपको जो है मैक्सिमम 6 पेपर ही देने हैं। अब देखिए एक जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें क्या होता है, देखिए अगर आप 6 सब्जेक्ट चुनेंगे भी ना, तो हर यूनिवर्सिटी 6 पेपर के स्कोर को नहीं देखेंगे। क्यों, क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री, अब ये कोर्स पे डिपेंड करता है ना। अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, अब मान लीजिए आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है, तो वहाँ पर क्या है, आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स का स्कोर देखेगी, बाकी कोई भी आपने दिया हो पेपर उसका स्कोर नहीं देखेगी। तो ये जो है यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या क्या सब्जेक्ट देखती है, किसके सब्जेक्ट का स्कोर देखती है। तो अगर आप 6 सब्जेक्ट लेते हो ना, तो इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपने फिजिक्स और मैथ्स का ही आपने पेपर दिया है ना, 2 सब्जेक्ट का ही पेपर दिया है,
फिर होगा क्या, सिर्फ आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर पाएंगे। मान लीजिए BHU में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी, इंग्लिश ये वाले सब्जेक्ट भी मांगती है, तो आप वहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो इसलिए आपको करना क्या है, मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर को सिलेक्ट करना है। कैसे करना है, 4 या 5 आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे इंक्लूडिंग, है ना, इसी में इंक्लूड होगा क्या, जनरल टेस्ट, एंड 1 और 2 आप क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स कर सकते हैं। यानी एक लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे हिंदी इंग्लिश हो गया, तो अगर आप चाहें तो हिंदी दे सकते हो या फिर इंग्लिश, या फिर दोनों भी दे सकते हो। इसके बाद कैंडिडेट में चूज़ अ मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, जो कि मैंने आपको बता दिया। जो कैंडिडेट है वो मैक्सिमम जो है 6 सब्जेक्ट को चुन सकता है। उसमें ही क्या इंक्लूड होना चाहिए, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट इंक्लूड होना चाहिए। जनरल टेस्ट में क्या पूछेगा, मेंटल एबिलिटी और करंट अफेयर्स वगैरह, ऐसे जनरल नॉलेज से रिलेटेड आएगा। और जो आपकी लैंग्वेज होगी, हिंदी से होगा तो हिंदी का जो व्याकरण होता है वो पूछेगा, या फिर इंग्लिश अगर आप सिलेक्ट करते हो तो इंग्लिश में जो ग्रामर है, बेसिक ग्रामर होती है, वही पूछेगा। और इसमें इस एग्ज़ाम में मेन बात तो ये है कि आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होता है उसमें 12th का ही पूछा जाता है ना। मान लीजिए आपका डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, तो उसमें जो है 12th की ही आएगी, 11th की नहीं आएगी। जबकि जो आपका JEE मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें 11th भी पूछा जाता है। लेकिन ये एक ऐसा पर्टिकुलर एग्ज़ाम है जिसमें कि सिर्फ 12th का सिलेबस पूछा जाएगा डोमेन सब्जेक्ट में, है ना। और हिंदी इंग्लिश में क्या होगा भाई, ग्रामर पूछा जाएगा, है ना, एक्टिव पैसिव हो गया और जो वोकैबुलरी हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है ये सारी चीज़ें आपको, बिल्कुल। अब देखिए बात करते हैं फ़ीस की, है ना। जो फॉर्म फीस होगी, जो आप फॉर्म भरेंगे इसकी कोई फ़ीस होगी ना, तो वो फॉर्म फ़ी कितनी होगी तो ये समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो है डिपेंड करता है कैटेगरी पर, आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो ये इसमें डिपेंड करता है। अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं तो आपको जो है 1000 रुपये देने होंगे फॉर्म फीस का चार्ज। एंड अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो तो आपको 900 रुपये देने होंगे। एंड अगर आप SC ST में आते हो तो आपको 800 रुपये देने होंगे। ये फॉर्म फ़ी का चार्ज है, ओके। जब आप फॉर्म भरेंगे तो इतने रुपये आपको देने होंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये यहाँ पर मैंने लिख रखा है अप टू 3 सब्जेक्ट्स, यानी 3 सब्जेक्ट तक अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको इतने देने होंगे। अगर मान लीजिए आप 3 से ज़्यादा देने चाहते हो, यानी कि 3 तो आपके डोमेन हो गए, और मैंने आपको बताया 6 पेपर आपको देने हैं कम से कम, तो 6 पेपर देंगे। तो ऐसे में होगा कि 3 सब्जेक्ट के 1000 हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट, अगर आप हर एक सब्जेक्ट बढ़ाना चाहते हो तो उसमें होगा क्या, जनरल वालों को 400 रुपये पर पेपर के हिसाब से देना है। एंड जो OBC वाले हैं उन्हें 375 रुपये पर पेपर के हिसाब से देना है। एंड जो SC ST में उन्हें 350 रुपये पर पेपर के हिसाब से देना है। यानी कि जितने पेपर आप बढ़ाएंगे, मान लीजिए 3 तो सब्जेक्ट आपने भरे तो उसके 1000 हो गए। मान लीजिए 2 सब्जेक्ट आप और बढ़ाना चाहते हो तो 2 सब्जेक्ट के 800 रुपये आपके प्लस हो जाएंगे, है ना, प्लस हो जाएंगे। इस तरह से जो है आपको देखना है। एंड इस तरह से आपका सारा कुछ होगा। एंड मैंने आपको बताया इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही उत्तर के लिए आपको +5 मिलेंगे, गलत उत्तर के लिए -1 मिलेगा, है ना। तो ये इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की, है ना। -1 की इसमें क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी सारी कवर की है। एंड हो सकता है कोई 1-2 पॉइंट मिस हो गए हो तो वो मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा। तो मैंने पूरी कोशिश की है इसके बारे में सारा कुछ आपको बताने की। एंड सिलेबस पैटर्न और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी मैंने हल्का फुल्का बताया है, बट इसमें जो है सिलेबस के बारे में हमने चर्चा नहीं की है, जो कि सिलेबस का चर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया डोमेन में आपको क्लास 12th पूरा पढ़ना है। जनरल और हिंदी इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना है ना, तो इसके सिलेबस पैटर्न की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है जो मैंने बताया है, ठीक। ये फॉर्म फीस के बारे में मैंने बता दिया और बाकी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स भी मैंने आपको बताई हैं। इन सबको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप इन्हें ध्यान नहीं रखेंगे तो आप जो है लेट भी हो सकते हैं, फॉर्म निकल भी सकते हैं, है ना, लास्ट डेट निकल सकती है। तो ऐसे में क्या होगा, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।